जिन लोगों को आरव की स्टोरी सुननी है प्लीज मेरे इंस्टा पर ज्वाइन हो जाओ, मैं वहां बता दूंगा। आकर्ष, मैथिली दीदी ने मुझे बताया था कि शौर्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जब मैंने पूछा कि क्या वह एक ब्रह्ममंडल के योद्धा है, तो अचानक से मैथिली दीदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। क्या शौर्य ब्रह्ममंडल से भी आगे निकल चुके हैं? क्या वो एक शून्य के मंडल के योद्धा है? कन्वी ने आकर्ष से पूछा। उसका यह सवाल सुनकर आकर्ष के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ब्रह्ममंडल का योद्धा? तुम्हें नहीं लगता तुम शौर्य की ताकत को कुछ ज्यादा ही कम आंक रही हो? वास्तव में उनका ऊर्जा स्तर किस मंडल में है, इस बारे में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो सहस्त्रजीत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आकर्ष ने कहा। क्या? सहस्त्रजीत से भी ज्यादा शक्तिशाली? आकर्ष की बात सुन कन्वी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसे अच्छे से पता था कि सहस्त्रजीत कितना शक्तिशाली है। उसके सामने ही सहस्त्रजीत ने मूल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश किया था। अगर उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जाए तो ऐसा कहा जा सकता था कि मूल मंडल में सहस्त्रजीत एक उच्च श्रेणी का योद्धा था। अब कन्वी ने सहस्त्रजीत की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाह रही हो कि क्या आकर्ष सच कह रहा है? क्या सच में शौर्य उससे ज्यादा शक्तिशाली है? अपने मालकिन की नजर अपने ऊपर देख सहस्त्रजीत ने अपना सिर्फ सहमति में हिला दिया। सच में? पर वो तो उम्र में तुमसे काफी छोटे हैं। ऊपर से अगर वो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वो मूल मंडल से भी आगे निकल चुके हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कन्वी ने चौंकते हुए पूछा। इस समय न सिर्फ आश्चर्य बल्कि उसे जलन भी हो रही थी। उसे मैथिली से जलन हो रही थी। मैथिली का ऊर्जा कोश नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी शौर्य ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। एक महिला के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि मुश्किल समय में उसका जीवन साथी उसके साथ खड़ा हो। शौर्य ने न सिर्फ मैथिली का साथ चुना था, बल्कि उसने उसके लिए अपने खुद के योद्धा के सफर को बीच में छोड़ दिया था। वो अपना सब कुछ छोड़कर शाश्वत शहर में आकर एक सामान्य इंसान के जैसे जीवन व्यापन कर रहा था। कन्वी के चेहरे पर आश्चर्य और जलन का भाव देख आकर्ष समझ गया था कि वो इस समय क्या सोच रही है। इसलिए उसने कन्वी का हाथ अपने हाथ में लिया और एक मजाकिया अंदाज में पूछा, अब यह मत कहना कि तुम्हें मैथिली से जलन हो रही है। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा नहीं तो इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर सकती हो। भरोसा? तुम अपनी तुलना शौर्य के साथ मत करो, वो तुमसे कई गुना बेहतर है। कन्वी ने नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा। मैंने अपनी तुलना किसी के साथ नहीं की है। तुम ही मेरी तुलना शौर्य के साथ कर रही हो। उनकी स्थिति अलग है और मेरी स्थिति अलग है। अगर दूसरों को दिखाने के लिए तुम मुझसे कुछ साबित करवाना चाहती हो तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरा तुमसे वादा है कि अपने ऊपर से तुम्हारी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। आकर्ष ने एक दृढ़ता के भाव के साथ कहा और फिर वापस से बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। जैसा कि सहस्त्रजीत ने बताया था, वाकई ही इस शहर में कोई भी कानून नहीं चलता था। बाजार में घूमते घूमते आकर्ष और कन्वी ने कई बार देखा था कि छोटी सी बात पर कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था और आखिर में यह झगड़ा किसी एक पक्ष के मौत के साथ खत्म हुआ था। इससे भी हैरानी की बात तो यह थी कि जब झगड़ा हो रहा था तब आसपास के किसी भी व्यक्ति ने बीच में आकर झगड़े को शांत करवाने की कोशिश नहीं की थी। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि इस शहर में इस प्रकार के झगड़े बहुत ही ज्यादा सामान्य थे और लोगों ने अब इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। आकर्ष, चलो वापस चलते हैं। कन्वी ने अचानक से आकर्ष के हाथ पर अपनी पकड़ तेज की और एक धीमी आवाज में कहा। वो आकर्ष के जैसी नहीं थी। आकर्ष खुद हत्यारा था, इसलिए उसके लिए खून खराबा कोई भी नई बात नहीं थी। लेकिन कन्वी के लिए खून खराबे जैसी चीजें किसी सदमे की तरह थीं। खून देखकर ही उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। ठीक है, कन्वी की हालत को समझते हुए आकर्ष ने जवाब दिया और फिर वापस शून्य सराय की तरफ चल पड़ा। सहस्त्रजीत भी उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। उसका ध्यान इस समय आसपास होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी गतिविधि पर था। वो पहले से काफी ज्यादा सतर्क था
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आकर्ष और कन्वी यहां किसी भी मुसीबत में पड़े। यहां शाश्वत शहर में आने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब वह एक नौकर के साथ साथ एक अंगरक्षक भी बन गया था। जब आकर्ष वापस शून्यक सराय में लौटा तो उसने देखा कि सराय की मैनेजर के कार्य प्रणाली में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। वो अभी भी पहले की ही भांति रेस्टोरेंट के दूसरे फ्लोर पर बैठे शौर्य की तरफ देख रही थी। उसकी कहानी जानने में आकर्ष को अब ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए वो सीधे ही कन्वी के साथ अपने कमरे में लौट आया। कन्वी, यहां पर ज्यादा समय रुकना ठीक नहीं है, इसलिए कल सुबह होते ही हम एकांत शिखर की चढ़ाई शुरू कर देंगे। अंशुमान से हम जितने जल्दी मिलकर वरुण का दिया काम खत्म करेंगे, हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदा होगा, आकर्ष ने कहा। कन्वी ने उसकी बात का ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और सीधा सोने चली गई। आकर्ष को इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो वहीं बिस्तर पर बैठकर ध्यान मुद्रा में चला गया। 2 घंटे बाद वो ध्यान मुद्रा से उठा और कन्वी के चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। सोते हुए कन्वी का चेहरा उसे और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। शायद हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी ही आ गए हैं, आकर्ष ने खिड़की के बाहर से उठते हुए सूरज की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम वापस जाते समय उन दोनों से मिल लेंगे, कन्वी ने कहा। अब वो तीनों वापस सराय के पास आए, अस्तबल से अपने घोड़े लिए और एकांत शिखर की तरफ चल पड़े। एकांत शिखर सराय से ज्यादा दूर नहीं था, यह शाश्वत शहर के एकदम किनारे पर था। इसकी ऊंचाई सप्त शौर्य गुरुकुल की मुख्य पहाड़ी सूर्यागिरी शिखर से भी काफी ज्यादा थी। दूर से देखने में तो एकांत शिखर तक का रास्ता काफी ज्यादा सरल लग रहा था, लेकिन जब आकर्ष, कन्वी और सहस्त्रजीत ने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, केवल तब उन्हें पता चला था कि रास्ता उतना भी आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। शिखर तक का रास्ता सीधा नहीं था, बल्कि उबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा था। इस वजह से शिखर के करीब पहुंचने में ही उन्हें 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। अच्छी बात यह थी कि शिखर पर चढ़ने के लिए एक सपाट रास्ता था, जिसका मतलब था कि वो लोग घोड़े के साथ ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। पूरा शिखर दूर से जितना शांत लग रहा था, वास्तव में उतना शांत नहीं था। रास्ते में उन्हें ऐसी कई संरचनाएं दिखाई दी थीं जो मानव निर्मित थीं। कई जगह पर गुफाएं थीं तो कहीं पर कुछ घर भी बने हुए थे। जो लोग एकांत में ध्यान लगाने आते थे, शायद उन्हीं लोगों ने इनका निर्माण किया था। यह शिखर काफी ज्यादा बड़ा है। यहां पर अंशुमान जैसे इंसान को ढूंढना तो रेत के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है, आकर्ष ने अपने आप से कहा। शिखर की चढ़ाई करते समय उन्होंने कई लोगों से अंशुमान नाम के योद्धा के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की थी, मगर अभी तक उन्हें अंशुमान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। मुझे लगा था कि यहां पर आने के बाद हम कुछ ही देर में अंशुमान से मिलकर वरुण का दिया काम पूरा कर देंगे, लेकिन यहां पर तो कोई अंशुमान को जानता ही नहीं है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कन्वी ने पूछा। शिखर की ओर ज्यादा चढ़ाई करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। क्या पता ऊपर चढ़ने के बाद हमें अंशुमान के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, आकर्ष ने कहा और फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। आखिरकार जब वो लोग एकदम शिखर पर पहुंच गए, तब जाकर उन्हें अंशुमान के बारे में कुछ जानकारी मिलनी शुरू हुई। तुम लोग अंशुमान को ढूंढ रहे हो? एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में आकर्ष से पूछा। जी हां, क्या आप उन्हें जानते हो? आकर्ष ने पहले उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के सवाल का जवाब दिया और फिर अपना सवाल पूछा। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हारा उससे क्या संबंध है? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक बार फिर से कर्कश आवाज में पूछा। हम लोग सीमांत गुरुकुल से हैं और अंशुमान के पास एक संदेश लेकर आए हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष आसानी से देख पा रहा था कि इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का ऊर्जा स्तर मूल मंडल के 9वें स्तर में पहुंचा हुआ है। शक्ति के मामले में यह आदमी जलधारा विभाग के विभाग प्रमुख धर्मेश से भी थोड़ा शक्तिशाली था। इस वजह से आकर्ष ने जितना हो सके अपनी आवाज में एक सौम्यता का भाव रखा था। सीमांत गुरुकुल, यह नाम कहीं सुना हुआ लगता, पर कहां पर सुना है? हां, अंशुमान ने एक बार बताया था कि वो किसी सीमांत गुरुकुल से है। आकर्ष का जवाब सुनने के बाद
वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। कुछ देर बाद जब उसे सीमांत गुरुकुल के बारे में याद आ गया, तब उसने आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सभी सीमांत गुरुकुल की नई पीढ़ी के योद्धा हो? सीमांत गुरुकुल की नई पीढ़ी के योद्धा? उस आदमी का सवाल सुनकर आकर्ष ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ क्षण का विराम लिया और फिर कुछ सोचते हुए कहा, जी हां, हम सीमांत गुरुकुल की नई पीढ़ी के ही योद्धा है। सीनियर अंशुमान हमारे गुरुकुल के पूर्वज है, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। गुरुकुल में कुछ समस्याएं चल रही हैं और उनके बारे में सीनियर अंशुमान को जानकारी देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए क्या आप हमें उन तक पहुंचा सकते हैं? मुझे डर है कि तुम लोगों ने इतनी दूर आकर सिर्फ अपना समय ही बर्बाद किया है। यह बात सच है कि अंशुमान एकांत शिखर पर आया था, लेकिन यहां से गए हुए उसे 8 साल हो गए हैं। उसे अपने गुरुकुल की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो 8 साल पहले ही सीमांत गुरुकुल में लौट गया था। तुम लोग अब उससे मिलने आए हो, तो इसका मतलब यह है कि अंशुमान गुरुकुल वापस नहीं लौटा था। लेकिन अगर वह गुरुकुल नहीं गया था तो कहां पर गया है? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। उसकी बातें सुनकर आकर्ष भी सोच में पड़ गया। अगर अंशुमान 8 साल पहले ही एकांत शिखर से वापस सीमांत गुरुकुल में लौट गए थे, तो वो वरुण से मिलने क्यों नहीं आए? समय की गणना की जाए तो 8 साल पहले तक सीमांत गुरुकुल पर कोई भी मुसीबत नहीं आई थी। उस समय तक गुरुकुल में सब कुछ सही चल रहा था। इसके अलावा सीमांत गुरुकुल और एकांत शिखर के बीच की दूरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उसे तय करने में 8 साल का समय लग सकता था। अगर सब कुछ सही होने के बावजूद भी अंशुमान सीमांत गुरुकुल में वापस नहीं लौटे हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि बीच रास्ते में ही उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। लगता है वाकई इतनी दूर आकर मैंने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है, आकर्ष ने अपने आप से कहा। एकांत शिखर इकलौती ऐसी जगह थी जहां पर अंशुमान के मिलने की थोड़ी संभावना थी। अब अगर वो यहां पर नहीं है तो अवंती साम्राज्य में दूसरी किसी भी जगह पर उन्हें ढूंढना संभव नहीं था। भले ही अवंती साम्राज्य एक छोटा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा था कि अभी के समय आकर्ष के पास जितनी ताकत है, उस ताकत के साथ अगर वो अंशुमान को ढूंढने की कोशिश करेगा तो उसमें कई दशक लगने वाले थे। हमें यह जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें जाने की आज्ञा दें। आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का आभार प्रकट किया और फिर सहस्त्रजीत व कन्वी के साथ वापस शिखर से नीचे उतरने लगा। सहस्त्रजीत, क्या तुम्हें ऐसी कोई और जगह पता है जहां पर अंशुमान के होने की थोड़ी बहुत संभावना हो? आकर्ष ने सहस्त्रजीत से पूछा। नहीं मालिक, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, सहस्त्रजीत ने अपना सर असहमति में हिलाते हुए जवाब दिया। भले ही सहस्त्रजीत सीमांत गुरुकुल का एक रक्षक एल्डर था, मगर जब उसने गुरुकुल में प्रवेश किया था तब तक अंशुमान गुरुकुल से जा चुके थे। वो अंशुमान से कभी नहीं मिला था, फिर उनके किसी ठिकाने के बारे में कैसे बता सकता था? सहस्त्रजीत का जवाब सुनने के बाद आकर्ष ने इस बारे में और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा। उसे समझ में आ गया था कि अब इस मामले को कुछ समय के लिए भुला देना ही ठीक होगा। शिखर पर चढ़ने में उन्हें जितना समय लगा था, वापस उतरने में उसका आधा समय भी नहीं लगा। ढलान होने की वजह से तीनों बड़े ही जल्दी में नीचे उतरे। क्यों ना जाने से पहले एक बार मैथिली दीदी और शौर्य से मिल लिया जाए। शिखर से नीचे उतरने के बाद कन्वी ने एक बार फिर से आकर्ष को सुझाव दिया। ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया। वैसे भी जाने से पहले उसे भी एक बार शौर्य से मिलना था, इसलिए उसने कन्वी की बात तुरंत मान ली। और तेज! ठीक इसी समय आकर्ष को अपने पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आकर्ष ने मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि एक नीले रंग के वस्त्र पहना लड़का काफी तेजी से अपने फरगना घोड़ा को दौड़ाते हुए शिखर से नीचे उतर रहा है। यह लड़का अकेला नहीं था, इसके साथ एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी था जो किसी परछाई की भांति उसके पीछे पीछे आ रहा था। चलो चलते हैं। आकर्ष ने एक पल के लिए तो उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के की तरफ देखा और फिर कन्वी व सहस्त्रजीत से कहा, लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से हो जाए, ऐसी आकर्ष की किस्मत कहां थी?
जैसे ही आकर्ष अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा, नीले रंग के कपड़े पहने उस लड़के ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए आकर्ष को पीछे छोड़ दिया। अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन फिर अचानक से उस लड़के के मन में क्या आया, उसने एकदम से अपना घोड़ा रोका और मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही आकर्ष ने उस लड़के की आंखों को देखा तो उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। दरअसल उस लड़के की आंखों में इस समय एक वासना का भाव था, और यह भाव किसके लिए था, आकर्ष को इस बात को सुनिश्चित करने की भी जरूरत नहीं थी। उसके पास इसका उत्तर पहले से था। उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के के रुकने पर उसके पीछे पीछे चलने वाला वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर आकर्ष और उसके दोनों साथियों की तरफ देखने लगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष ने तुरंत उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी एक मूल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा था। वहीं उसके विपरीत वो नीले रंग के कपड़े पहना लड़का एक सृष्टि मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था। उसकी उम्र 25 साल के लगभग थी। यह लड़का अपनी आंखों में वासना का भाव लिए कन्वी को देख रहा था। उसकी यह हरकत देख आकर्ष का चेहरा गुस्से से हल्का लाल हो गया और वो अपने फरगना घोड़े को लेकर कन्वी के सामने आकर खड़ा हो गया। इस समय तक आकर्ष की आंखों का रंग हल्का नीला होना शुरू हो चुका था। मतलब साफ था, धीरे धीरे उस पर उसका गुस्सा हावी हो रहा था। कोई भी व्यक्ति अपनी महिला पर दूसरे व्यक्ति की नजर को सहन नहीं कर सकता था, और आकर्ष तो योद्धा था, वो भला इसे कैसे सहन करता। महिलाएं इस मामले में बहुत ज्यादा तेज होती थीं। कोई भी उनकी तरफ किसी नजर से देख रहा है वो तुरंत पहचान लेती थी। कन्वी ने भी जब उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के की नजर अपने ऊपर देखी तो उसे यह समझते देर ना लगी कि उस लड़के के मन में क्या चल रहा है। शुरुआत में तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर जब उसने देखा कि आकर्ष उसके आगे आकर खड़ा हो गया है तो एकदम से उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसे इस समय जितनी ज्यादा खुशी हो रही थी उसकी कोई सीमा नहीं थी। यह उसका होने वाला पति था जिसने उस पर पूर्ण रूप से अधिकार न होते हुए भी अपना अधिकार ऐसे जताया था कि कोई भी गैर मर्द उसके ऊपर नजर नहीं डाल सकता था। उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के ने जब देखा कि आकर्ष उस लड़की के आगे आकर खड़ा हो गया है तो उसका चेहरा भी अब गुस्से से लाल होने लगा। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, उस लड़के ने आकर्ष को धमकी देते हुए कहा। वैसे तो कन्वी ने इस समय अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन फिर भी उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के ने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि कन्वी बहुत ज्यादा सुंदर है। इस मामले में वो बहुत ज्यादा अनुभवी था। वो सिर्फ लड़कियों की शारीरिक संरचना देखकर ही बता सकता था कि कौन किस श्रेणी में है। यह पता चलने के बाद कि कन्वी सुंदर है, उस लड़के के मन में उसे पाने की एक लालसा जाग गई थी। वो जल्द से जल्द कन्वी को हासिल करना चाहता था और उसका असली चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि कोई ऐसे बीच में आकर उसे कुछ हासिल करने से रोक भी सकता है। आकर्ष का ऐसे बीच में आना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आकर्ष को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। इधर जब आकर्ष ने उस लड़के की धमकी सुनी तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे पास अभी भी समय है। मेरे 10 गिनने से पहले तुम यहां से चले गए तो तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, वरना मौत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं, आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा। आकर्ष की यह चेतावनी सुनकर वो नीले रंग के कपड़े पहना लड़का चौंक पड़ा। कुछ क्षणों के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। पहली बार किसी ने उसे इस प्रकार की धमकी दी थी, वो भी जान की। उसने आकर्ष की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और उस पर हंसते हुए कहा, पहली बार किसी ने मुझे इस प्रकार की जान की धमकी दी है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे 10 गिनने तक मैं यहां से नहीं गया तो मेरे मौत के दरवाजे खुल जाएंगे? शायद तुम्हें मेरी ताकत का अभी अंदाजा नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हें एक चुटकी में मसल सकता हूं। एक। जैसे ही उस लड़के ने आकर्ष पर हंसना खत्म किया, आकर्ष ने अपनी गिनती शुरू कर दी। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उस लड़के ने फिर से हंसते हुए कहा। 2। लेकिन आकर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गिनती गिनना जारी रखा। 3, 4।
अभी भी गिनती बाकी है, तुम्हारे पास जाने का अभी भी समय है। आकर्ष ने गणना करते हुए ही कहा, मुझे भी पता है कि गिनती बाकी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि गिनती खत्म होने के बाद मेरे मौत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। मेरा तो पता नहीं, लेकिन जितना समय बचा है उतने समय में मैं तुम्हारी मौत के दरवाजे जरूर खोल सकता हूं। उस लड़के ने एक बार फिर से जोर से हंसते हुए कहा। उसके लिए अभी भी आकर्ष के कहे सारे शब्द किसी मजाक की तरह थे। 5। आकर्ष ने उस लड़के की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी ही शांति से अपनी गणना करना जारी रखा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही थी, उसकी आंखों में कत्ल का भाव गहरा होता जा रहा था। चाचा! अचानक से उस लड़के ने एक धीमी आवाज में अपने पीछे खड़े उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को पुकारा। आज्ञा दे छोटे मालिक। आवाज सुनते ही वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी एक कदम आगे आया और बड़े सम्मान से अपना सर झुकाते हुए कहा, इस लड़के की गिनती पूरी होने में जितना भी समय बचा है, उतने समय में मुझे यह लड़का और इसका यह नौकर दोनों मरे हुए चाहिए। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि मरने के बाद भी इनकी आत्मा को इस बात का पछतावा रहे कि उन्होंने मुझसे उलझने की गलती क्यों की। उस लड़के ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को आदेश देते हुए कहा, एक और बात, उस लड़की को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे वो सही सलामत चाहिए। मैं उसे अपनी 27वीं पत्नी बनाऊंगा। उस लड़के ने एक पल के लिए कन्वी की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए एक वासना से भरी आवाज में कहा। उस लड़के की बात सुनकर आकर्ष की आंखों का रंग और भी ज्यादा गहरा नीला हो गया था। उसकी आंखों से इस समय जो कत्ल का भाव निकल रहा था, वो उस लड़के को एक पल में खत्म कर सकता था। वैसे तो उसे पता था कि यह लड़का अपनी सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे वहां से जाने का मौका दे रहा था। उसने एल्डर आभा से वादा किया था कि वो बेवजह किसी भी झगड़े में नहीं पड़ेगा। इसलिए वह चाह रहा था कि मामला जितना जल्दी हो सके और जितनी शांति से हो सके खत्म हो। लेकिन उसकी इस मेहरबानी को नीले रंग के कपड़े पहना वो लड़का कायरता समझ बैठा था। 7। चाचा, आप देख क्या रहे हो? जल्दी से इनका काम खत्म करो। इस लड़के की आवाज मेरे कानों में सुई की भांति चुभ रही है। मैं अब इसका एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। नीले रंग के कपड़े पहने उस लड़के ने अपने साथ आए उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर चिल्लाते हुए कहा। जहां तक उसका सोचना था तो आकर्ष और सहस्त्रजीत दोनों किसी सामान्य परिवार से होंगे, जिन्हें वह बड़ी आसानी से खत्म करवा सकता था और फिर कन्वी को हासिल कर सकता था। उसने तो कन्वी के बारे में सोचकर तरह तरह की कल्पनाएं करनी भी शुरू कर दी थीं। 8, 9। इधर आकर्ष की गणना अभी भी जारी थी। जो आज्ञा छोटे मालिक, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया और अगले ही पल हवा में उड़ने लगा। वो एक मूल मंडल का योद्धा था, इसलिए उसके लिए हवा में उड़ना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आंखों में भी अब कत्ल का भाव आ गया था और वो सहस्त्रजीत व आकर्ष की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह दोनों पहले ही मर चुके हों। अपने छोटे मालिक की भांति उसने भी सहस्त्रजीत और आकर्ष को मामूली यात्री समझने की भूल कर ली थी। बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उलझने की क्षमता तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो। खैर, कोई बात नहीं, इस जीवन में तो तुमसे गलती हो गई, लेकिन अपने अगले जीवन में ऐसी गलती मत करना। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। वो ऐसे कह रहा था जैसे आकर्ष को जीवन की कोई बहुत बड़ी सीख दे रहा हो। अच्छा, ऐसा क्या? 10। तुम्हारा समय समाप्त हुआ और जीवन भी। सहस्त्रजीत, आकर्ष ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में कहा और सहस्त्रजीत को आगे बढ़ने का इशारा किया। जो आज्ञा मालिक। इशारा पाते ही सहस्त्रजीत की आंखों में कत्ल का भाव आ गया। इधर वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी अब आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा तेज कि आगे बढ़ते समय उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। आकर्ष को उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की पहली झलक केवल तब जाकर नजर आई थी जब वो आदमी आकर्ष से मुश्किल से 10 कदम दूरी पर रह गया था। उसके सिर के ऊपर पूरे 7000 हाथियों की परछाइयां मौजूद थीं,
जो इस बात की निशानी थी कि वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी एक मूल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा है। इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। यही कारण था कि इसने आकर्ष पर प्रहार करते समय किसी भी प्रकार के मंत्र, अभिलेख या जादुई हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। शायद उसकी नजरों में आकर्ष और सहस्त्रजीत इस लायक नहीं थे कि उन पर प्रहार करने के लिए वो एक जादुई हथियार का इस्तेमाल करे। उस नीले रंग के कपड़े पहने लड़के ने जब देखा कि उसके आदेश पर उसके चाचा आकर्ष और सहस्त्रजीत को खत्म करने आगे बढ़ चुके हैं, तो उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। बस 2 क्षण की बात है, फिर यह लड़की मेरी होगी, उस लड़के ने खुश होते हुए अपने आप से कहा। ठीक इसी समय अचानक से कोई चीज आगे बढ़ी, जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि हवा को चीरने के अलावा और कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। क्या दिन आ गए हैं? अब एक मूल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा मेरे मालिक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। सहस्त्रजीत की आवाज आसपास के वातावरण में गूंजने लगी। इससे पहले कि वो बुजुर्ग अवस्था का आदमी कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अचानक से उसके शरीर पर एक दबाव लगने लगा, जिसने सीधा उसे आसमान से लाकर जमीन में गाड़ दिया। सहस्त्रजीत ने प्रहार तो कर दिया था, मगर वह अभी तक किसी के भी सामने नहीं आया था। कुछ देर के बाद हवा में कुछ तरंगे दिखाई देने लगी, जो बीच हवा में ही एक मानव शरीर का निर्माण कर रही थी। देखते ही देखते उन तरंगों से एक मानव शरीर का निर्माण हो गया, और यह मानव था सहस्त्रजीत। सभी के सामने प्रकट होने के बाद उसके सर के ऊपर हाथियों की कुछ परछाइयां भी प्रकट होने लगीं। उनकी गिनती ही 500 से शुरू हुई थी, और देखते ही देखते यह गिनती बढ़कर 9000 तक चली गई। अभी भी संख्या वैसे ही बढ़ रही थी। जब उनकी संख्या 999 तक पहुंच गई, तब वो सभी एक दूसरे के साथ आपस में मिलने लगी और किसी नई ही परछाई का निर्माण करने लगी। कुछ ही क्षणों में उन परछाइयों ने एक नया आकार ले लिया। यह आकार हाथियों की परछाइयों से काफी बड़ा था। इसके 4 पैर तो थे, मगर चारों ही पैर अलग अलग जानवरों के थे। इसकी एक पूंछ थी जो जिंदा थी, बिल्कुल किसी सांप की तरह। उसके पीठ पर 2 बड़े पंख निकले हुए थे। उसका सिर शेर के जैसा था, जिसके दांत की जगह एक बड़ी सी चोंच थी, बिल्कुल किसी चील की भांति। इसके अलावा इसके सिर के ऊपर 2 सींग भी निकले हुए थे। दिखने में यह कुछ हद तक नवकुंजर के जैसा था, मगर पूरी तरीके से अलग था। कहा जाता था कि कुछ पौराणिक जानवर थे जिनके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत होती थी, जैसे नाग, नवकुंजर, अमर पक्षी, अन्न पक्षी, ड्रैगन इत्यादि। जब एक योद्धा इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था कि वो 10,000 हाथियों की शक्ति उत्पन्न कर दे, तब वो इन सभी हाथियों की परछाइयां को मिलाकर एक अन्य जानवर का आकार दे सकता था। सामान्य स्थिति में तो एक योद्धा नाग या ड्रैगन को ही आकार दे पाते थे, क्योंकि इनका निर्माण करना और उनकी ताकत को नियंत्रण में करना आसान था। लेकिन कभी कभार कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरे जानवरों का आकार भी यह परछाइयां ले लेती थी, और यह पूरी तरीके से स्थिति पर निर्भर करता था। जो योद्धा जिस प्रकार की युद्ध कला का अभ्यास करता था, वो उस प्रकार से ही जानवरों को आकार देता था। वैसे इन जानवरों के आकार का शक्ति से ज्यादा संबंध नहीं था। ताकत उतनी ही होती थी जितनी परछाइयों के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। ये बस एक प्रकार से सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को डराने के काम आती थी। एक मूल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा। सहस्त्रजीत की वास्तविक ताकत देखने के बाद उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसने अपनी मौत को अपने सामने देख लिया हो। बार बार उसकी नजर सहस्त्रजीत के सिर के ऊपर मौजूद उस नवकुंजर के आकार पर जा रही थी। वो नवकुंजर दिखने में इस समय काफी शांत लग रहा था, लेकिन जिस प्रकार की उसकी संरचना थी, उसके साथ अगर कोई भी योद्धा उसे देख लेता तो उसका डरना निश्चित था। एक नवकुंजर। मुझे नहीं पता था कि सहस्त्रजीत इसका निर्माण करने में कामयाब हो जाएगा। आकर्ष ने बड़े ध्यान से उस नवकुंजर की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा। लक्ष्य की यादें पास होने के कारण उसे पहले से पता था कि मूल मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद सहस्त्रजीत अपने 10,000 हाथियों की परछाइयों को मिलाकर
किसी भी नए जानवर को आकार दे सकता है। उसने लक्ष्य की यादों में ऐसी कई प्रकार की परछाइयां देखी थीं, लेकिन फिर भी आज सहस्त्रजीत के सिर पर उस नवकुंजर को देख वो थोड़ा उत्साहित हो गया था, क्योंकि पहली बार वो अपनी आंखों के सामने इस प्रकार के जानवर को देख रहा था। यह क्या है? कन्वी ने जब सहस्त्रजीत के सिर पर नवकुंजर को देखा तो डर के मारे अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। डरो मत, यह बिल्कुल हाथियों की परछाइयों की तरह ही है। जब एक योद्धा 10,000 हाथियों की ताकत उत्पन्न करने के लायक बन जाता है, तब वह इन सभी हाथियों की परछाइयां को मिलाकर किसी भी नए जानवर को आकार दे सकता है। यह परछाई तब तक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाती है जब तक कि उसका निर्माण करने वाला योद्धा उसे ऐसा करने का आदेश ना दे। इसलिए भले ही यह नवकुंजर दिखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन यह हमें कोई भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाएगा, आकर्ष में कन्वी को समझाते हुए कहा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहीं जाकर कन्वी का डर कुछ कम हुआ, लेकिन अभी भी उसकी हिम्मत उस नवकुंजर की तरफ ज्यादा देर देखने की नहीं हो रही थी। एक नवकुंजर? इस समय सिर्फ कन्वी ही नहीं, बल्कि वो नीले रंग के कपड़े पहना लड़का भी सहस्त्रजीत के सर के ऊपर उस नवकुंजर की परछाई को देख डर गया था। केवल अब जाकर उसे समझ में आया था कि गलत पंगा आकर्ष और उसके समूह ने नहीं, बल्कि उसने ले लिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह लोग इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि सहस्त्रजीत इतना ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि प्रमाण उसके सामने था, मगर फिर भी वो उसे झुठलाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से उसे याद आया कि इसका इकलौता और सबसे बड़ा साथी तो पहले ही ढेर हो चुका है, यानी कि यहां से जिंदा बचकर जाने के उसके सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। पछतावे का भाव अब उसकी आंखों में दिखाई देने लगा था, लेकिन पछताने का कोई फायदा नहीं था। जो समय बीत चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था।